हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आने वाले दिनों में जो झारखंड सचिवालय की आपकी परीक्षा होनी है उसकी तैयारी में पूरी तरीके से तल्लीन होंगे। क्वेश्चन की प्रकृति को समझाने के उद्देश्य से आज हम 30 प्रश्न का एक सेट लेकर के आ रहे हैं जो आपके सचिवालय में जो सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ 30 प्रश्न होंगे। उसके लिए एक लंबा चौड़ा सिलेबस आपके सामने रखा जा चुका है जिसको कि आपने निश्चित तौर पर देखा ही होगा। उन्हीं चीज़ों को आधार बना करके पूरे पाठ्यक्रम को जो सामान्य अध्ययन का है उसको कवर अप करते हुए एक पूरा सेट बनाए हैं। आप इसको देख करके अपनी तैयारी का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि जितने तरह के सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने की बात आपके सिलेबस में की गई है, उम्मीद तो नहीं है कि सारे सेगमेंट को टच किया जाएगा, जिसमें कि सामुदायिक विकास भी है, करेंसी है, कैपिटल है, पुस्तक हैं और भी कई सारे जो जीएस के हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना, झारखंड, ये तमाम चीज़ें। खैर, इन सब चीज़ों को टच करते हुए 31 क्वेश्चन का हम एक सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप इसको देखिए, इससे आपको अपनी तैयारी का आकलन करने में थोड़ा सहजता होगा। क्वेश्चन चूंकि सब्जेक्ट से ट्रांसफॉर्म करेगा तो आपका माइंड सेट भी उस तरीके से जाएगा। हालांकि ये कोई हम मॉक सेट या मॉक टेस्ट की तरह इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन के साथ कई सारी जानकारियां होती हैं जो हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य है आपको तैयार करना, न कि आपका टेस्ट लेना। टेस्ट लेने का काम तो फिर आयोग करेगी ही, इसलिए हम इसको मॉक टेस्ट की तरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि 30 क्वेश्चन होगा और ज़रूरत के हिसाब से जैसा अमूमन हम अपने वीडियो में आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर भी ये काम हम करेंगे। ठीक है, तो आप 30 क्वेश्चन का एक नमूना ज़रूर देख लीजिए, इससे फिर आपको आगे खुद को तैयार करने में थोड़ी सहजता निश्चित तौर पर हो जाएगी। वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुँचाइए। आने वाले दिनों में कुछ लोगों ने डिमांड किया है कि सर फुल लेंथ टेस्ट लिया जाए, वो हम लेंगे, लेकिन नवंबर के महीने में अभी आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो डाले हैं जो झारखंड सचिवालय के लिए आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होंगे। ये बात हम बहुत दिल से कह रहे हैं क्योंकि उसको बहुत दिल से ही बनाया गया है। वीडियो को न सिर्फ देखिए बल्कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने का भी काम कीजिए। चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। पहला क्वेश्चन से फिर हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं। सिक्किम किस राष्ट्र के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? आपके सिलेबस में जो भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उसका एक नमूना है ये। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रायः एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सिक्किम किस राष्ट्र के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? इसमें उत्तर है बांग्लादेश, क्योंकि पश्चिम में सिक्किम से नेपाल जुड़ता है, पूर्व में भूटान जुड़ता है और उत्तर में चीन जुड़ता है। तो सही उत्तर है इसका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पर एक बात जान लें कि भारत में ऐसे 4 राज्य केंद्रशासित प्रदेश सहित ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से अधिक देशों के साथ जुड़ते हैं, जिसमें एक तो आपने यहां पर सिक्किम देखा जो 3 देशों के साथ ये जुड़ रहा है। इसके अलावा केंद्रशासित प्रदेश में लद्दाख जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ जुड़ता है। नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ, म्यांमार के साथ और भूटान के साथ जुड़ता है। और अगर हम लोग अरुणाचल की बात करें तो नॉर्थ में चाइना के साथ, ईस्ट में म्यांमार के साथ और वेस्ट में भूटान के साथ जुड़ता है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल उत्तर में नेपाल से, पूरब में बांग्लादेश से और नॉर्थ ईस्ट में ये भूटान से जुड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। इसका आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। लखनऊ से इसको शुरू किया गया है। यह करंट अफेयर्स का एक वानगी है। ठीक है, इसमें और कुछ बताने को नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की क्षेत्रीय सीमा कितने समुद्री मील तक फैली हुई है? और इसका सही उत्तर है 12 समुद्री मील, मतलब कि 21.9 किलोमीटर्स। 12 समुद्री मील
मतलब 21.9 किलोमीटर। वैसे यहाँ जान लें कि भारत का जो कुल कोस्टल लाइन है या कुल तट रेखा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ए, 12 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 4, चीन के साथ कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये एक दूसरा उदाहरण है उसी तरह का, ठीक है। तो यहां पर यह जान ले कि चीन जो है वो 5 देशों के साथ अपनी जो सीमा है, मतलब भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको एक फार्मूला से हम लोग याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर ही उसे शिकस्त देगा और अहंकार तोड़ेगा। ये बात हम लोग चीन के लिए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, तो एक तो नाम आ गया जम्मू कश्मीर, ही मतलब हिमाचल प्रदेश, उसे ऊ उठा लीजिए, उसे उत्तराखंड, तो जम्मू कश्मीर ही उसे शिकस्त, सी से सिक्किम शिकस्त देगा और उसका अहंकार तोड़ेगा, अ से अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल आता है। तो यहां पर जब ऑप्शन देखेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में चीन की सीमा को साझा नहीं करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो चुका है, आप सब जानते हैं, और उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। तो उत्तराखंड टच करता है। जम्मू कश्मीर ही उसे शिकस्त देगा और अहंकार तोड़ेगा। एक एक शब्द को उठा करके आप चीन के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उन राज्यों का नाम याद कर सकते हैं। नंबर 5, सामुदायिक भागीदारी के लिए सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? सबसे पहले इसका सही उत्तर देखें हम लोग कि सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यक्रम कौन से राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सही उत्तर है गुजरात। मध्य प्रदेश में इस संदर्भ में जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है ग्राम शिक्षा रजिस्टर। मध्य प्रदेश में ग्राम शिक्षा रजिस्टर, आप नोट कर ले, सामुदायिक भागीदारी या सामुदायिक विकास से जुड़ा हुआ जो आपका सेगमेंट है। आंध्र प्रदेश में बाल मित्र केंद्र सामुदायिक भागीदारी के लिए है। बिहार में जीविका, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कुछ कार्यक्रम है। वैसे सामुदायिक विकास का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें एक तो कि भारत में सामुदायिक विकास का जो शुरुआत है वो 1952 से है, जो पंचवर्षीय योजना के लिए पहला सक्रिय प्रयास था। उसी तरह से क्वेश्चन होंगे, तो इस सेगमेंट को लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन देख करके ही आप आराम से आंसर करने की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। नंबर 6, किसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है प्रसार कार्यकर्ता। सबका संबंध है, लेकिन धुरी कहा जाता है प्रसार कार्यकर्ता को, जो ऑप्शन डी में है, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो समुदाय के लिए एक शिक्षक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, समुदाय के संरक्षक, नेतृत्वकर्ता और सहयोगी के रूप में काम करता है। इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी प्रसार कार्यकर्ता होता है। नेक्स्ट, नंबर 7, सामुदायिक विकास ऐसी पद्धति है जिसमें सामुदायिक विकास की बात जब भी होगी तो उसमें जन सहभागिता की बात होगी, और ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो जन सहभागिता से संबंधित विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जन सहभागिता की भूमिका इसमें सर्वोपरि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI जो एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है उसे कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है जून 2020 में। जून 2020 में GPAI को लॉन्च किया गया और इस समय GPAI में 29 सदस्य हैं और भारत GPAI का फाउंडर मेंबर है, उसका संस्थापक सदस्य है। इसके साथ ही GPAI का जो सचिवालय है वो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जहां मुख्यालय है पेरिस में, वहीं पर GPAI का सचिवालय भी अवस्थित है। तो ये करंट का क्वेश्चन भी है आपके लिए, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में रहता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
नंबर 9, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा केंद्र तिहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन को कहां प्रारंभ किया गया है। आपके सिलेबस में जो साइंस के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछने का बात किया गया है, उसका एक नमूना ये है। ये जो तिहान है ये क्या है, पहले ये जान लें हम लोग। सबसे पहले तो ये मानव रहित है और ये इसका जो तिहान है, इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो जमीन और हवाई वाहन के परीक्षण के लिए किया जाएगा। मतलब जमीनी वाहन और हवाई वाहन के परीक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसको सबसे पहले जहां प्रारंभ किया गया है वो है ऑप्शन बी, मतलब आईआईटी हैदराबाद में इसको प्रारंभ किया गया है। नंबर 10, दामोदर मावजी जिन्हें 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो किस भाषा से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी आपसे पूछे हुए हैं, थोड़ा एंगल बदला हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है कोंकणी। गोवा के ये लेखक हैं और कोंकणी भाषा में लिखते हैं, जिसके लिए इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का दिया गया है। ये पुरस्कार यद्यपि इसी साल दिया गया, लेकिन ये पुरस्कार है 2022 का। तमिल के लिए जो चर्चा में रहे हैं शिव शंकरी, जिनके विषय में पिछले वीडियो में हम आपको बता रखे हैं कि शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये रिवीजन के लिए हम आपको याद दिला रहे हैं। असमिया में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, जिनका नाम था नीलमणि फुकन, ठीक है। तो दामोदर मावजी जिनको कि ज्ञानपीठ मिला है, ये कोंकणी भाषा साहित्य से जुड़े हुए हैं। नंबर 11, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 13वां। इस तरह का जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो GTI रिपोर्ट है ये 2007 से जारी किया जा रहा है और भारत का स्थान 2023 में 13वां है, ठीक है। और इसमें सबसे ऊपर स्थान जो है वो है अफगानिस्तान का। मतलब कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई आतंकवाद से राष्ट्र है तो वो है अफगानिस्तान, इसलिए उसका रैंक 1 है, जबकि पाकिस्तान 6ठे स्थान पर है आतंकवाद प्रभावित राष्ट्रों की सूची में। नंबर 12, विंबलडन ओपन 2023 में महिला वर्ग की विजेता हैं। पुरुष वर्ग का हम पहले वीडियो में आप लोगों को सारा बता चुके हैं। चारों जो ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US, सबके विषय में बता चुके हैं। आज यहां हम क्वेश्चन डाले हैं महिला से, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों से पूछे जाते हैं। तो विंबलडन ओपन 2023 में महिला वर्ग की विजेता कौन है। तो सबसे पहले महिला वर्ग की जो विजेता है वो जान लें, वो है ए मर्केटा वोंद्रोसोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। तो विंबलडन 2023 मर्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य की है। बाकी को भी देख ले। कोको गॉफ ये इस वर्ष का मतलब 2023 का US ओपन की विजेता है। कोको गॉफ US मतलब अमेरिकन ओपन की विजेता है। ईगा स्वीटेक ये फ्रेंच ओपन की विजेता है, सबको नोट कर लीजिए। और डी आर्यना सवालेंका ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता है। तो ग्रैंड स्लैम के जो चारों इवेंट्स हैं सबके महिला विजेता का नाम आपको बता दिए। पुरुष का हम ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आपने निश्चित तौर पर देखा होगा। नहीं तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, करंट इवेंट से जुड़ा हुआ 2-3 वीडियो और भी हम डाल रखे हैं, उसको देख लीजिएगा तो करंट अफेयर्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 13, कौन सी भाषा एक राज्य की राजकीय भाषा है यद्यपि वह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सामान्य तौर पर किसी राज्य की राजकीय भाषा 8वीं अनुसूची में दर्ज कोई भाषा ही होती है, लेकिन भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भाषा के अलावा अपनी भाषा रखे हैं, और वो है अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेजी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा है, जबकि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है। तो 13 का सही उत्तर है बी। 8वीं अनुसूची में दर्ज, क्वेश्चन नंबर 14, 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाने का, यहां अपने लिखा हुआ, सिर्फ अपनाने का अधिकार
किसे है? तो ये अधिकार है राज्य के विधानमंडल को। संविधान के आर्टिकल 345 के तहत राज्य विधानमंडल को यह अधिकार प्राप्त होता है। तो 14 का आंसर है ए। ये भाषा लिपि से संबंधित भी वीडियो हम डाल रखे हैं, और ये जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जुड़ा हुआ चीज है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे उदाहरण आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 15, निम्न में से कौन गुजरात की पारंपरिक साड़ी है? चूंकि इंडियन कल्चर से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो उसका एक उदाहरण यह है। सबसे पहले इसका उत्तर जान लें। तो गुजरात की जो पारंपरिक साड़ी है, इनमें वो है पटोला। ये हस्तशिल्प साड़ी होती है पटोला, जो गुजरात में इस्तेमाल की जाती है। अब बाकी को देखें। नौवारी महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि कस्ता साड़ी भी कहा जाता है। नौवारी महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जाता है, और नौवारी को कस्ता साड़ी भी कहा जाता है। इसके अलावा पैठनी भी महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक साड़ी है। फिर देखें बी, बोमकाई। ये उड़ीसा का पारंपरिक परिधान है, साड़ी है। बोमकाई उड़ीसा का। इसके अलावा उड़ीसा में कोटपाड़ भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो कोटपाड़ साड़ी है उसको जीआई टैग भी दिया गया है, जो कि उड़ीसा में इस्तेमाल होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि जामदानी, ऑप्शन डी को देखें, जामदानी पश्चिम बंगाल की पारंपरिक साड़ी है। ठीक है। इसके अलावा बालूचरी और तांत भी वेस्ट बंगाल में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, देश और उसकी मुद्रा के जोड़ों में कौन सही नहीं है? तो एक जो सही नहीं है वो है डी, लाओस के सामने लिखा हुआ है क्यात। लाओस की जो मुद्रा है उसका नाम है कीप, इसलिए सही उत्तर यहां पर होगा डी, लाओस का है कीप। जबकि क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। और बाकी आपके लिए जानकारी है कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा वोन है, थाईलैंड का बाहात है, मंगोलिया का तुगरिक है, लाओस का कीप है, और क्यात है म्यांमार का। तो आपको आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस मुद्रा का मूल्य सर्वाधिक है? उम्मीद है आप सब लोग जान रहे होंगे। इसका सही उत्तर है कुवैती दिनार। आमतौर पे हम लोग पौंड या डॉलर को विश्व का सबसे बहुमूल्य मुद्रा समझते हैं, लेकिन वैल्यू के हिसाब से कुवैती दिनार जो है ये पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर बहरीन का दिनार होता है, तीसरे नंबर पर ओमान का रियाल है, चौथे नंबर पर भी रियाल है लेकिन वो जॉर्जियन है, मतलब जॉर्जिया का, और पांचवें नंबर पर ब्रिटिश पाउंड आता है। उसके बाद कहीं डॉलर का नंबर आता है। तो सही उत्तर है यहां डी, कुवैती दिनार विश्व में सबसे मूल्यवान मुद्रा है। उसके बाद बहरीन का दिनार, फिर ओमान का रियाल, फिर जॉर्जियन रियाल, और उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है ब्रिटिश पाउंड। चूंकि मुद्रा भी आपका है तो एक एंगल क्वेश्चन का ऐसा भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सेंट जोन्स किसकी राजधानी है? तो सही आंसर है इसका एंटीगुआ एवं बारबूडा। देखिए राजधानी थोड़ा अटपटा नाम सुन करके लगेगा, लेकिन वैसे राजधानी हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, जो सब लोग जान रहे हैं। जो जान रहे हैं उसको पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम यहाँ जापान का राजधानी पूछ देते, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, नेपाल का, तो कोई फायदा नहीं था सिवाय एक क्वेश्चन बढ़ाने के। तो नई जानकारी आपको अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसका सेंट जोन्स की राजधानी जो है वो एंटीगुआ और बारबूडा है। ठीक है, तो आंसर मिल चुका है। और एंटीगुआ बारबूडा ये दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, सॉरी ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है सारे जो हैं सो। और एंटीगुआ बारबूडा का जो करेंसी है उसका नाम है पूर्वी कैरेबियन डॉलर। कैरेबियन कंट्री से जुड़ा हुआ है। कोस्टारिका को देखिए, ऑप्शन ए, कोस्टारिका की राजधानी है सांजोस। कोस्टारिका की राजधानी सांजोस, और कोलोन उसका करेंसी का नाम है। वेलीज, ऑप्शन सी, वेलीज की राजधानी वेल्मोपान, और इसका जो करेंसी है वो है वेलीज डॉलर या वेलीजे डॉलर। बारबोसा, बारबोसा की राजधानी है ब्रिज टाउन,
और इसका जो करेंसी है वो है बारबोसा डॉलर, मतलब डॉलर ही है लेकिन वो बारबोसा का है। यूएस डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर है बी और बाकी का भी बता दिए। कोस्टारिका, सांजोस, वेलीज, वेल्मोपान, बारबाडोस, ब्रिजटाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं। 19, निम्न में से कौन सी पुस्तक दांते के द्वारा लिखी गई है? तो दांते के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है डिवाइन कॉमेडी, मतलब कि ऑप्शन सी। सही आंसर मिल गया। बाकी को जान ले। एविक विथ गांधी, ये लुइस फिशर का लिखा हुआ है। अवीक विथ गांधी, लुइस फिशर का लिखा हुआ है। एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ है। हिंदुस्तान में ही इनका जन्म हुआ था। एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल। और एशियन ड्रामा, ये आप सब जान रहे होंगे, इसके लेखक का नाम है गुनार मिर्डल। गुनार मिर्डल वही हैं जिन्होंने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बुक से जुड़ा हुआ भी एक उदाहरण आपके सामने है। नंबर 20, खेल में आजीवन उपलब्धि या योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? सही उत्तर है इसका 2002। खेल से जुड़ा हुआ भी वीडियो हम पहले डाल रखे हैं। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया था और 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न शुरू किया गया था, जो आज की तारीख में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहलाता है। तो खेल से जुड़ा हुआ इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। 21, बेसबॉल के खेल मैदान को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है इसका डी, डायमंड। इस तरह का चीज को भी आप एकदम याद कर लीजिएगा, डायमंड। कोर्स और लिंक जो होता है ये गोल्फ का मैदान है। कोर्स और लिंक गोल्फ का मैदान है। बी को देखिए, एरिना या एरेना और रिंग, ये कुश्ती का है। वैसे बॉक्सिंग के मैदान को, आइस हॉकी के मैदान को भी रिंग कहते हैं, लेकिन एरिना और रिंग कुश्ती का मैदान, और कोर्ट बैडमिंटन और टेनिस का जो मैदान होता है उसको कोर्ट कहते हैं। इसके अलावा जहां साइकिलिंग होता है उसको वेलोड्रम कहते हैं। ये बातें भी आप जानते होंगे। तो इस तरह के चीज़ों को भी याद रखिए। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी आपके लिए उपयोगी होगा। खेलों से जुड़े हुए शब्द आपको याद रखने होंगे। चूँकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही 30 आने हैं, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्चर से जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन है। रेशम एवं सोने के धागों से कढ़ाई किया जाने वाला बनारस में प्रयुक्त कढ़ाई कौन सा है? तो सबसे पहले सही उत्तर, और सही उत्तर है डी, कीम खाब। ये बनारस में इस्तेमाल होने वाला कढ़ाई है। इसमें जो सोना का धागा प्रयुक्त होता है उसको कला बट्टू कहते हैं, ये भी जान लें। अब बाकी को देख लें। तो सही उत्तर 22 का डी, कीम खाब। लंबानी, ये कर्नाटक का कढ़ाई है। लंबानी कर्नाटक का कढ़ाई है और लंबानी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी, सुजानी। सुजानी जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जबकि बीपीएससी में एक क्वेश्चन अभी पूछा था सुजनी या सुजीनी, वो बिहार का कढ़ाई है, और सुजीनी को जो बिहार का है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। सुजानी यहां पर है, यह है जम्मू कश्मीर का, और फुलकारी पंजाब का है। नंबर 23, भारतीय संविधान का भाग 14 संबंधित है। सही उत्तर है लोक सेवा आयोग से। भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूरी व्यवस्था या प्रावधान करता है। बी को देखिए, चुनाव आयोग, ये भाग 15 में आता है और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में चुनाव और चुनाव आयोग के संदर्भ में पूरा प्रावधान किया गया है। राजभाषा, ऑप्शन सी, संविधान के भाग 17 में आता है और 343 से लेकर के 351 तक में इसका प्रावधान है, जबकि आपातकाल भाग 18 का विषय है और 352 से लेकर के 360 तक। इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चन आना है, इसलिए उसका एक उदाहरण। पंचायती राज अलग से मेंशन है, लेकिन यहाँ इस सेट में हम एक भी क्वेश्चन नहीं रखे हैं।
पंचायती राज से जुड़ा हुआ हम 2 वीडियो बना रखे हैं, वहां से एक क्वेश्चन का उम्मीद आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं, लेकिन हम यहां जानबूझ करके नहीं डाले हैं क्योंकि जो वीडियो बना करके आपके लिए अवेलेबल कराया गया है उसको देखने के बाद हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि पंचायती राज से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही हमको रखना है इस सेट को दिखाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसीलिए उसको हम नहीं रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन्वायरमेंट से है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर है 1972। 1972 ये स्टॉकहोम में पर्यावरण पर जब संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला बैठक हुआ था, उसी के बाद UNEP के गठन का निर्णय लिया गया था। तो 1972 इसका आंसर है। 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था, जिसके बाद सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आया। 1992 पहला अर्थ समिट हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1965 में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर है ए 1972, और बाकी की जानकारी भी आपको रिकॉल कराने के लिए। नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल एजुकेशन काउंसिल का गठन किस घटना के बाद किया गया था या हुआ था? सही उत्तर है इसका बंगाल विभाजन। स्वदेशी और बहिष्कार जब शुरू हुआ था तो उसी दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन अगस्त 1906 में किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अगस्त 1906। एक चीज और यहां इससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 15 अगस्त 1906 को ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसके की प्राचार्य बनाए गए थे अरबिंदो घोष। तो सही उत्तर है इसका बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, ट्राइफेड, TRIFED, पहले फुल फॉर्म जान ले। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रिपीट कर दें, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? अभी झारखंड के जमशेदपुर के गोपाल मैदान में ट्राइफेड और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मेला भी लगाया गया था। संभवतः ये मेला अभी भी चल रही है, ठीक है। तो ट्राइफेड ये जनजातीय उत्पाद का विपणन या उनके मार्केटिंग से संबंधित संस्था है। इसका स्थापना किया गया था 1987 में। 1987 में 1958 इस समय नेफेड NAFED ये भी राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ संस्था है। नेफेड जो कि 1958 में एस्टेब्लिश हुआ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो 1958 नेफेड, 1987 ट्राइफेड, जबकि 1965 फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया और 1992 का में पहली बार कृषि नीति लाई गई थी। भारत में पहली बार कृषि नीति 1992 में ही लाई गई थी, उसके बाद 2002 में आया और फिर जो तीसरा आया था वो 2007 में आया था। नंबर 27, रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऐसे क्वेश्चन भी प्रायः पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, तो सही उत्तर है डी, चौथा स्थान है भारत का रबड़ के उत्पादन में। जबकि रबड़ के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान थाईलैंड का है, इसको भी नोट कर लें, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन को देखें। ऑप्शन ए 5वां, तो कॉफी के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। कॉफी के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है, जबकि ब्राजील का पहला स्थान है। अब देखिए दूसरा, तो चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चाय के उत्पादन में चीन 1 नंबर पर आ गया है और भारत दूसरे नंबर पर चला गया है। कुछ दिन पहले तक भारत जो था वो पहले नंबर पर था और चीन दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है, उसके बाद भारत। तो दूसरा स्थान है चाय के उत्पादन में और पहला जूट के उत्पादन में।
नंबर 28, किस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? ये झारखंड से जुड़ा हुआ सारे मंदिर हैं, ठीक है। और सही उत्तर है इसका छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा। नंबर 29, टोंगरी एवं डोंगरी पहाड़ियां स्थित हैं। सही उत्तर जानिए। सही उत्तर है राजमहल की पहाड़ी में। राजमहल की पहाड़ी में टोंगरी जो होती है ये नुकीली पहाड़ियां होती हैं, जबकि डोंगरी जो होती है ये गुंबद नुमा पहाड़ियां होती हैं। तो टोंगरी और डोंगरी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। पाट क्षेत्र में शानू और सारऊ पहाड़ी है। रांची पहाड़ जो है ये जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। और निचला हजारीबाग पहाड़ी में पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो स्थित है निचला हजारीबाग पहाड़ी में। और 30 क्वेश्चन, तो आप देखिए क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट पे टिक नहीं सकता है। जितना अगर सारे सिलेबस को आयोग अगर कवर करेगा तो सबको अगर देख के चलेंगे तो कहीं से भी एक से अधिक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। कुछ सेगमेंट को हम जानबूझ करके बिल्कुल किनारे कर दिए हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना से मैंने कोई सवाल आपके सामने नहीं रखा है। सामुदायिक विकास से 3 प्रश्न रखे थे, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा हम वीडियो नहीं बनाए थे, तो वहाँ से 3 क्वेश्चन है। बाकी अगर एक एक 2 क्वेश्चन भी सबसे टच करेंगे तो ये 30 का जो आंकड़ा है आपका सिलेबस का वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना पर भी वीडियो बना रखे हैं, उसको भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है ये। पंडित नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त कहा था? वामपंथियों को, क्रांतिकारियों को, ए और बी दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं? सही उत्तर है इसका डी, इनमें से किसी को भी नेहरू जी ने गुमराह देशभक्त नहीं कहा था। यद्यपि उन्होंने गुमराह देशभक्त कहा है, लेकिन वो कहा है आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को। इसलिए यहां पर कोई भी आंसर सही नहीं है। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर आपको याद होगा 1945 में लाल किला पर उन पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें कि जो आजाद हिंद फौज के 3 महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। चीफ ऑफ स्टाफ शाहनवाज खां, कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लो और लेफ्टिनेंट प्रेम कुमार सहगल पर। शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और लेफ्टिनेंट प्रेम कुमार सहगल पर लाल किला में, जो कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, उन पर मुकदमा चलाया गया था। तो कुल मिलाकर के सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न हैं उसका एक नमूना आपके लिए हम प्रस्तुत किए हैं। इसको देख करके संभवतः आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में किसी और चीज़ के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।